नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 और पाठ है पहलवान की ढोलक। इसके लेखक हैं परीश्वरनाथ रेणु। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 9 से 10 जो पृष्ठ संख्या 114 से 115 पर अंकित है। यहाँ जो पैराग्राफ है वो यहाँ से है कि किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के डरते नहीं थे। बच्चों, इसमें इससे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें पैराग्राफ 8 तक पढ़ा दिया था और वहाँ तक का ये वर्णन था कि जो पहलवान था, पहलवान लुट्टन सिंह, उसने चांद सिंह को श्यामनगर के मेले में हरा दिया था और उसके बाद वही राजा जो है प्रसन्न होकर के राजा ने उसको अपने राज दरबार का राज पहलवान घोषित कर दिया था और वहाँ से वह तब से वह पहलवान राज दरबार में ही रहने लगा। उसके रहने का, खाने का खर्च जो है वो राजमहल की तरफ से ही वहन किया जाता था। तो इस तरह से पहलवान और उसके दोनों बेटे राजमहल में ही रहने लगे थे। और उस समय एक काला खां नामक पहलवान था जिसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह आली कह करके जब लोगों को चुनौती देता है तो अच्छे अच्छे लोग जो है डर करके भाग जाते हैं। लेकिन लोगों के इस सोच को भी जो पहलवान लुट्टन सिंह था उसने इस भ्रम को भी लोगों के दूर कर दिया था और उसने उस काला खां को भी, पहलवान लुट्टन सिंह ने काला खां को भी हरा दिया था। तो इस तरह से जो पहलवान था उसकी प्रसिद्धि आसपास के गाँव में, आसपास के जो शहर थे वहाँ तक, दूर दूर तक उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि फैल गई थी और इस तरह से कुल 15 वर्षों तक वह अजय पहलवान रहा। तो ये बच्चों, ये वहां तक का जो है पाठ का उल्लेख था। उस समय जो राजा थे, राजा ने पहलवान को अपने यहाँ रखा था। लेकिन अब क्या है कि पहलवान के जीवन में यही से परिवर्तन शुरू होता है। राजा जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। जो वृद्ध राजा थे श्याम सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी और श्याम सिंह के मृत्यु के बाद उनका जो बेटा विलायत में रहता था वह आ गया और आ करके उसने राजगद्दी संभाली। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब नया कोई राजा बनता है तो उसके नियम कानून सब अलग हो जाते हैं। जब राजा का बेटा विलायत से आ करके राजगद्दी उसने संभाली तो उसने बहुत सारे नियम कानून अपने हिसाब से बनाए और वो आ करके उसने सबसे पहले उसको राजमहल में पहलवान का रहना और उसके खर्च को राजमहल के द्वारा उठाया जाना बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। उसने पहलवान को राजमहल से निकाल दिया। तो इसका उल्लेख बच्चों यहाँ अब इस पैराग्राफ में है। वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई। राजा की जगह उसके बेटे का गद्दी पर बैठना, जैसा मैंने बताया अभी। विलायत से राजकुमार के आते ही राजमहल के नियमों में परिवर्तन हो गया। पहलवान को राजमहल से बाहर निकालना, इस पैराग्राफ में यही उल्लेख है कि फिर जो राजा था उसने, जो नया राजा बना था राजकुमार, जो राजा का पुत्र था, उसने पहलवान को राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजकुमार द्वारा ट्रेरेबल तथा नए मैनेजर द्वारा हॉरिबल कहा जाना। बच्चों, उसको निकालने में जो पहलवान था, पहलवान लुट्टन सिंह था, उसको निकलवाने में जो राजमहल का मैनेजर था, पुराना मैनेजर जो था, उसका भी पूरा योगदान रहा। क्योंकि बच्चों याद होगा कि जब राजा ने पहलवान को, लुट्टन पहलवान को, जब वो चांद सिंह से जीत गया तो जब राजा ने इनाम स्वरूप उसको राजमहल का पहलवान घोषित किया तो उस समय इसी मैनेजर ने जो है वह जो ये कहा था कि दबी जुबान ये कहा था कि राजा साहब, इसको पहलवान, तो जातिवाद भी उस समय काफ़ी था समाज में, तो राजा ने ये कहा था कि इसने क्षत्रिय का काम किया है, इसलिए इसको मैं राजमहल में राज पहलवान की उपाधि देता हूँ और राजमहल में इसको रखने के लिए मैंने ऐसा आदेश दिया है और यही इसका इनाम है। तो अब यहाँ चूंकि राजा का जो पुत्र था, जो राजकुमार था, जो नया नया राजा बना है, वो और जो मैनेजर था, वो दोनों की विचारधारा जो है एक जैसी हो गई और इस तरह से राजकुमार ने ये कहा कि ये जो पहलवान है इसका जो खर्च है, चूंकि पहलवान है तो भोजन आदि का खर्च ज़्यादा था, तो उसने कहा कि यह तो क्या है, तो टेरेबल है,
यानी कि यह तो भयंकर है, इसका यह खर्च उठाना भयंकर है। इस पे जो मैनेजर था उसने ये कहा कि टेरेबल नहीं है, भयंकर नहीं, बल्कि यह क्या है, यह तो हॉरिबल है, अर्थात यह महाभयंकर है। यानी कि एक तरह से देखेंगे कि मैनेजर ने क्या किया, नए राजा की चापलूसी भी की और पहलवान को राजमहल से निकलवा दिया। अब बच्चों इसमें जो अगला पैराग्राफ 9 और 10 दोनों मैंने लिया है, तो जो 10वां पैराग्राफ है उसमें यह कि रात्रि की विभीषिका का वर्णन एवं पहलवान की ढोलक के द्वारा ललकार पर चुनौती देना। बच्चों जब पहलवान राजमहल से निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएगा, वह अपने गांव आ गया। और जब गांव में आया तो उस समय गांव की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। क्यों? क्योंकि उस समय गांव में हैजा और मलेरिया की बीमारी फैली हुई थी जिसने महामारी का रूप ले लिया था। अब ऐसे में पहलवान अपनी जीविका कैसे चलाएगा? तो पहलवान गांव में आकर के लोगों को कुश्ती सिखाता था। ऐसे ही इसके 2-4 शिष्य बन गए थे, वही इनके भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। अब जो पहलवान था वो क्या करता था कि रात्रि की विभीषिका मतलब भयंकर स्थिति को दूर करने के लिए जो अपने तरफ से उसका प्रयास था वो ये था कि वह ढोल को पीटता था। उस ढोल की आवाज को सुन करके लोगों में एक शक्ति का संचार होता था। पहलवान द्वारा सुबह से शाम तक ढोलक का बजाना और फिर वह ढोलक को बजा करके एक तरह से उस रोग को, उस महामारी को चुनौती दे रहा था कि नहीं, इससे हम लोग क्या है, जीत जाएंगे। तो पहलवान क्या करता था, वो सुबह से शाम तक जो है वो ढोलक बजाता था। ढोलक की आवाज से गांव के अर्धमृत, औषधि उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति का भरना। बच्चों जब पहलवान की ढोलक की आवाज उन लोगों के कानों में पड़ती थी जो अर्धमृत थे, बिल्कुल मरी हुई अवस्था में, आधी मरी हुई अवस्था में थे, औषधि उपचार पथ्य विहीन, उनके पास कोई मार्ग भी नहीं था कि वह अपना उपचार किसी तरह से कर ले। उस समय जो ढोलक की आवाज थी लुट्टन पहलवान की, वही लोगों में संजीवनी शक्ति का संचार करती थी। आगे बच्चों ढोलक की आवाज में बुखार हटाने का कोई गुण नहीं था। जो अब आप सोचेंगे कि जो ढोलक की आवाज थी उससे लोगों में कैसे शक्ति का संचार हो रहा था। तो बच्चों ऐसी स्थिति में कई बार जब हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता तो किसी के द्वारा समझाए गए जो बोल है, दिया गया उसके द्वारा जो परामर्श है, वही हमारे लिए औषधि बन जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ढोलक की आवाज थी, जो पहलवान लुट्टन है उसकी जो ढोलक की आवाज थी, वह आवाज जो ही लोगों में एक तरह से दवाई का काम कर रही थी। हालांकि उसके ढोलक में कोई बुखार को हटाने की कोई शक्ति नहीं थी, इस महामारी से कोई लड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन एक धैर्य धारण कराने की क्षमता उसके अंदर थी। और दूसरे क्या स्थिति थी उस समय, जो महामारी फैली हुई थी हैजा और मलेरिया की, लोग अपने घरों से कांपते कूदते निकलते थे। रात्रि को बिल्कुल सन्नाटा होता था। सुबह जब कोई निकलता आसपास का हालचाल पूछने के लिए तो किसी के इतनी शक्ति नहीं थी, लोग शक्तिहीन थे कि कोई किसी से हालचाल भी पूछ सके। और ऐसी स्थिति में जब बहुत ही कष्ट में प्राण निकल रहे हों, उस समय जब ढोलक की आवाज लोगों के कानों में पड़ती थी तो कम से कम उनके जो प्राण निकलते थे उस समय उनको पीड़ा कम होती थी। तो बच्चों इस तरह से ढोलक की जो आवाज थी वह जो है लोगों में संजीवनी शक्ति का, एक धैर्य का, एक साहस का संचार करती थी, उपचार करती थी। पहलवान के दोनों बेटों की मृत्यु होना। बच्चों ऐसी स्थिति थी, ऐसी बीमारी थी, ऐसी महामारी फैल गई थी कि जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पर बच्चों इसी पैराग्राफ में जो पहलवान के 2 बेटे थे, वह दोनों बेटे भी काफी समय तक संघर्ष करते रहे, उस बीमारी से जूझते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। और उस दिन जब पहलवान के बेटों की मृत्यु हो रही थी, जब वो छटपटा रहे थे, तो उन्होंने अपने पिता से यह कहा कि पिताजी वह वाला ढोल बजाओ जिसमें आप ये कहते हो कि उठाकर पटक दे, उठाकर
पटक दे। तो वो वाला बोल जो है इस ढोलक से बुलवाओ, वह वाली जो आवाज़ है वह निकालो। लेकिन अंत समय में ऐसा देखा गया कि दोनों बच्चे जो हैं वह हाथ के नाखून से मिट्टी खरोचते हुए वह धरती पर पेट की तरफ पड़े हुए थे। यानी कि बच्चों कह सकते हैं कि उनका भी जो प्राण है वो बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति में निकला। बहुत ही वह पीड़ादायी दृश्य है। जब लेखक इस पाठ को लिखे होंगे तो कितनी अंतरात्मा से उस स्थिति को उन्होंने अनुभव किया होगा जब ऐसे दृश्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। आज भी बच्चों आप देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा है और ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में अत्यधिक पीड़ा के साथ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो वह भी एक महामारी थी, हैजा और मलेरिया उस समय की, और आज इस वर्तमान समय में भी इसी तरह की एक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ में पहलवान के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी। पैराग्राफ आधारित जो है वो लघु प्रश्न हैं थोड़े से, ये आप देख लेंगे और अब तक आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार ये आपको खुद ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहलवान को राजमहल से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि राजा का पुत्र जो है वो विलायत से आया था। राजा की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसने अपने यहाँ राजमहल में बहुत सारे नियम कानून परिवर्तित किए, बहुत सारे लोगों को हटाया, तबादला किया। तो इस तरह से उसी समय उसने पहलवान को भी, लुट्टन पहलवान को भी निकाल दिया। पहलवान को राजमहल से निकलवाने में मैनेजर की क्या भूमिका थी? बच्चों मैंने ये पहले ही बताया कि जब श्यामनगर मेले में पहलवान को राजा ने राज पहलवान घोषित किया तो उसी समय उसने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन राजा के आगे उसकी नहीं चली थी और तब से उसके मन में ये था ही कि इसको राज पहलवान क्यों घोषित किया जा रहा है, या तो इस जाति का भी नहीं है। तो इस तरह से मैनेजर ने उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई। मैनेजर और एक पंडित थे, उन्होंने भी। राज्य परिवर्तन से क्या क्या लाभ हानि होते हैं? बच्चों राज्य परिवर्तन से बहुत सारे लाभ भी होते हैं और बहुत हानि भी होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो पक्ष हो जाता है। अगर पहलवान की दृष्टि से देखेंगे तो उसको हानि ही हानि हुई और उसकी पहलवानी की जगह राजा के जो घोड़े का शौक था, घुड़सवारी का शौक था, उसने वह स्थान ले लिया। और अगर लाभ की दृष्टि से देखेंगे तो जो मैनेजर, जो पंडित थे, जो उस राजकुमार की, नए राजकुमार की चापलूसी करने में भी जो है मशगूल थे, उनको लाभ ही लाभ था आगे। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रश्न आपके पूर्ण होते हैं। पैराग्राफ से प्रश्न आप लिख लीजिएगा और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों उसे भी अपनी कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये पैराग्राफ 9 और 10 आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।